दोस्तों, आपसे इस वीडियो से पहले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से वैद्य शादी राम जी का वीडियो मैं अपलोड करता हूं और पाकिस्तान से कुछ लोग उसको देखते हैं। वो अमीन से वहां गए हुए मुस्लिम परिवार हैं। एक और उस वीडियो के साथ कमाल ये रहा कि अमीन गांव से ही एक व्यक्ति प्रोफेसर मदन मोहन जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी वो वीडियो देखा और मुझे उन्होंने कमेंट किया और मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया और फिर उनसे बातचीत की। तो उनके पास भी अमीन के बारे में कुछ खास तरह की जानकारियां हैं। पहली बात तो ये है कि उनका अपना करियर बहुत शानदार रहा है। वो 7वीं क्लास में थे जब तक उन्होंने अमीन से पढ़ाई अपनी की और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। अमेरिका में भी वो जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भी वो मिलकर काम करते हैं। उनका लाजवाब करियर रहा है, पर एक चीज़ जिसकी वजह से आज मैंने उनके साथ एक बातचीत रिकॉर्ड की है वो ये है कि अमीन गांव के साथ एक कहानी ये भी जुड़ी है कि अमीन में 2 मूर्तियां मिली थी, यक्ष और यक्षिणी की, और बाद में उन मूर्तियों को फिर अमीन का जो सरोवर है, जो सूरज कुंड है, वहां रख दिया गया था और फिर वहां से वो मूर्तियां चोरी होती हैं। तो उसके बाद बहुत तरह की कहानियां चलती हैं कि कैसे फिर वो मूर्तियां पकड़ी गई और फिर किस तरह से गांव वालों ने उसके अंदर अपनी सक्रिय एक तरह से भूमिका निभाई। वो मूर्तियां आती हैं और गांव के बीचों बीच जो देवी मंदिर स्थित है वहां पर उनको रखा जाता है। पर इस पूरी कहानी के कई सारे पेच हैं और इसमें तथ्यों के कई तरह से सम्मिश्रण हैं। तो इस कहानी में जिक्र आता है कि जब वो मूर्तियां यहाँ से जा रही थी स्मगल होके, तो दिल्ली में इस गांव के एक व्यक्ति ने उन मूर्तियों को ट्रक में पहचाना और फिर कार्रवाई करने में मदद की। तो प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा के वो पिताजी थे जिन्होंने दिल्ली में ये कार्यवाही करानी सुनिश्चित की थी। तो मुझे लगा अमीन की इन पुरानी मूर्तियों के बारे में वो सबसे मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ बातचीत की जा सकती है, और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। तो इस पूरे केस से जुड़े जो कानूनी पहलू हैं उनकी भी वो जानकारी हमें दे सकते हैं। तो आइए आज पहले तो प्रोफेसर मदन मोहन जी से एक संक्षिप्त सा परिचय आपका कराते हैं और उसके बाद वो मूर्तियों की कहानी उनसे सुनते हैं। मेरा नाम मदन मोहन है। मेरे पिताजी का नाम श्री जियालाल शर्मा है। वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैं गांव अमीन में गोस्वामी मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ और मैं 7th और 8th क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल गांव से पास की और अब मैं रिटायर्ड हूँ 3 साल से। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एज ए प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ, जहाँ पे मैं डीन रिसर्च भी था और उससे पहले मैं यूनाइटेड नेशंस में मैंने 17 साल काम किया है एज ए साइंटिस्ट। मेरी सारी एजुकेशन आफ्टर 8th दिल्ली में हुई है और 66 में मैं गांव से दिल्ली आ गया था अपने फादर के पास, जहाँ से मैंने 8, 9, 10th, 11th किया। फिर मैंने दिल्ली हंसराज कॉलेज से मैंने बीएससी किया और एमएससी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया। फिर मैंने दिल्ली में हिंदू कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया करीब 7-8 साल। उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस में चला गया। तो उस बीच में आर्ट पढ़ने के लिए चला गया कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे मैं 4 साल लगा के आया। पीएचडी के बाद आने के बाद फिर मैंने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया और
और जब मैं यूनाइटेड नेशन में था एज ए साइंटिस्ट, मेरी पोस्टिंग तो दिल्ली में थी, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड में काफी घुमा हूँ, काफी मीटिंग्स अटेंड की हैं, कॉन्फ्रेंसेस चेयर की हैं। और उसके बाद 2006 में मैंने यूनाइटेड नेशंस का जॉब छोड़ा, तो मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फिर दोबारा उन्होंने प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट दे दिया। तो मैं 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ, और उसके बाद फिर मैंने जो है बार ज्वाइन किया। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ इस टाइम, और प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं तो दिल्ली कैसे जाना हुआ था? क्या परिवार के बाकी लोग दिल्ली थे? हाँ, मेरे फादर अपने फैमिली में अकेले लड़के थे, तो उन्होंने 8th क्लास गांव के स्कूल से किया। उसके बाद वो जो है दिल्ली में जॉब मिल गया उनको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और हम पैदा तो गांव में हुए हैं, लेकिन हमारी परवरिश उसके बाद सारी दिल्ली में हुई है ज्यादातर। अच्छा, अब आप उस केस के बारे में बताएं कि जो ये सूरज कुंड पे जो मूर्तियां रखी थी, उस केस के बारे में आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तरह से इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपके पिताजी से आप वो बातें सुनते रहे, तो प्लीज आज वो बातें बड़े तफसील से, बड़े आराम से हमें वो बताएं। देखिए, क्लास 8 पास करने के बाद 1966 में मैं जो हूँ दिल्ली आ गया। 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया, और मार्च के महीने अप्रैल के महीने की बात है 1967 में, जब मैं 9th क्लास में था, तो हमारे एक चाचा जी लगते हैं, उनका नाम है परमेश्वरी गोस्वामी। वो गांव में ही है, वो खेती वगैरह करते थे। उनके बेटे अश्वनी वगैरह हैं, वो सब खेती में हैं। तो वो एक दिन फादर के पास आए दिल्ली, और मैं बैठा हुआ था फादर के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो गांव में जो मूर्ति थी वो चोरी हो गई। तो फादर ने कहा कैसे चोरी हो गई? कहते पता नहीं, ऐसा पता लगा कोई ट्रक आया था और ट्रक में उठा के ले गए। अब अगर गांव से ट्रक निकला है तो इसका मतलब या तो वो दिल्ली की तरफ आया या पंजाब की तरफ गया है। तो मेरे फादर उन दिनों में जो दिल्ली बॉर्डर पे टर्मिनल टैक्स डिपार्टमेंट होता है एमसीडी का, वहां पे उनकी पोस्टिंग थी। तो उन्होंने कहा अगर वो दिल्ली की तरफ आया तो उस रात, जो कि बता रहे थे 31 मार्च और 1 अप्रैल 67 की बात है, कि मैं तो ड्यूटी पे था रात को। अगर दिल्ली में आया हुआ तो मैं ट्रेस कर लूंगा कि ऐसा कोई ट्रक आया जो कुछ ऐसी चीजें लेके गया है। तो उन्होंने जाके 1-2 हफ्ते के बाद ट्रेस किया, तो ट्रक का नंबर मिल गया जिसमें उसने ये डिक्लेयर किया था कि मैं इसमें बजरी वगैरह ले जा रहा हूँ, पथरियां वगैरह। तो उन्होंने देखा भी नहीं कि ठीक है ले जा रहा होगा। तो वो नंबर चाचा जी को दिया, चाचा जी ने पुलिस को दिया ट्रक का नंबर, और पुलिस ने उस ट्रक को फरीदाबाद में ट्रेस किया, और उन्होंने वहां से मूर्तियां रिकवर कर, वो मूर्ति रिकवर करके करनाल ले गए। हालांकि पुलिस स्टेशन तो डिफरेंट था कोटारा, तो वो पुलिस स्टेशन लगता था, तो वो पुलिस स्टेशन में ले गए वहां पे मूर्तियां। तो फिर फोन आया, एक फोन में मैसेज आया कि वो मूर्ति तो मिल गई है। तो हम बड़े खुश हुए कि चलो मूर्ति मिल गई है। तो उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद पता लगा कि जिसने चोरी की थी वो कोई दिल्ली के ही बेस्ड स्मगलर था, और उसका नाम था नारंग। नारंग वगैरह 3 ब्रदर्स हैं ये, 2 लंदन में बेस्ड थे, एक दिल्ली में बेस्ड था। तो जब पुलिस ने उसको मारा पीटा तो सारी डिटेल्स निकलवाई उससे, क्या हुआ कैसे हुआ। तो इन्होंने, काफी शातिर दिमाग के लोग थे, ये यही काम करते थे कि मंदिरों से मूर्ति उठाई और लंदन में या अमेरिका में जाके बहुत हाई प्राइस पे बेच दिया। तो रिकवरी हो गई, थाने में आ गए। थाने में जो जगह होती है सामान रखने की, वहां पे रखी हुई थी वो। तो फिर बाद में पता लगा कि वो गांव में ट्रांसफर कर दी है मूर्तियां। तो एक दिन सडनली मैं ऐसे ही नेशनल म्यूजियम में गया तो देखा वहां पे मूर्तियां रखी हुई थी, और गांव वाले हमारे सब बिलीव कर रहे हैं कि नहीं मूर्ति तो हमको वापस मिल गई है।
ओके। तो मैंने उनकी फोटो वोटो ली, फिर मैंने जो हमारे चाचा जी के लड़के वगैरह, मैंने कहा भैया वो मूर्तियां गांव में नहीं है, जो मूर्तियां गांव में भेजी हैं वो तो फेक है, असली मूर्तियां तो जो है नेशनल म्यूजियम में रखी हुई। क्या हुआ, जब वो मूर्तियां पकड़ी गई तो ये चोरी तो किसी एक आदमी ने की थी जिसका नाम बालीराम शर्मा वगैरह था। जी जी। तो जब ये पकड़ी गई तब नारायण ब्रदर्स को पता लगा कि इनकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये तो सेकंड सेंचुरी बीसी के, इसका मतलब कि 2300 साल पुरानी मूर्तियां हैं ये। जी। और ये 1920 में हमारे गांव में कोई हल चला रहा था और उस टाइम पे ये मूर्ति निकली थी, 1920 की निकली हुई है। और फिर उठा के सूरज कुंड के मंदिर में रख दी थी इनको, तो सब पूजा वूजा किया करते थे। तो जब ये चोरी कर ली तो इस शातिर स्मगलर को आइडिया लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पैसे में बिकेगी। तो इसने क्या किया, एक अपने फ्रेंड को करोल बाग से पकड़ा, उसका नाम कोई एनएन मलिक था, और उसको कहा कि तुम अपने आप को ये कहो कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे में काम करते, आर्कियोलॉजिस्ट है, और हम जो है हम उससे सुपरदारी पे ले लेंगे थाने में से मूर्ति। और एक जज को भी पकड़ा साथ में, जो दोस्त था उनका। तो ये दोनों करनाल गए और करनाल जाके जज को कहा कि भैया ये मूर्तियां गांव की हैं और इम्पोर्टेंट है, हमको स्टडी करना है, तो आप सुपरदारी पे इसको हमको दे दीजिए 1-2 महीने के लिए। तो क्योंकि जान पहचान थी, जजेस इन्वॉल्व थे, उनको भी कहा गया कि पैसा देंगे काफी। तो मूर्ति उन्होंने वहां से इश्यू करा दी, उनको वो दिल्ली ले आए फिर दोबारा। और दिल्ली में एक जगह है कोटला मुबारक, ये साउथ दिल्ली में ही है। तो वहां से उन्होंने 2 बंदों को पकड़ा जो कि मूर्ति बनाते थे, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनवाई 3 और डुप्लीकेट कॉपीज बना के एक कॉपी तो वापस करना मजिस्ट्रेट को वापस कर दी कि हमने तो पढ़ाई कर ली और आप इसको रख लीजिए वापस। और जो ओरिजिनल थी, अभी अगर आप उनको म्यूजियम में जाके देखें, ऐसा लगता है कि उनको बीच में से काटा गया और फिर जोड़ा गया। लेकिन अब ये नहीं पता उनके अंदर कुछ था, कुछ निकाल लिया या क्या था, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि उनको काट के जोड़ा गया दोबारा। तो खैर इसकी भनक जो है फिर ये जो इन्होंने ओरिजिनल थी, इसको लंदन इन्होंने स्मगल कर दिया। तो लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने इंडियन पुलिस को लिखा कि भाई ऐसे ऐसे मूर्तियां हैं जो कि गोडाउन में पड़ी हुई हैं, वो इंडिया से स्मगल होके आई हैं और बहुत पुरानी मूर्ति है। तो उन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से उसकी डेटिंग वगैरह कराया, तो पता लगा 2300-2400 साल पुरानी मूर्ति है। तो सीबीआई फिर फंक्शन में आ गई। तो सीबीआई ने वो मूर्तियां वहां पे कैप्चर किया और उनको वापस ले आए और लाके उनको नेशनल म्यूजियम में रख दिया। अब ये जो नारायण थे, एक ब्रदर यहाँ पे, 2 ब्रदर लंदन में, इनकी प्लानिंग ये थी कि जो 2 ब्रदर्स लंदन में है वो अरेंज करेंगे इसका ऑक्शन, और केस बताता है कि $5 लाख में तय हुआ उनका बेचना। तो उससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड और इंडियन पुलिस उसमें आ गई, उन्होंने उसको मूर्तियों को वहां से रिकवरी करके ले आए यहाँ। तो अब चोरी तो किसी बंदे ने की थी, लेकिन स्मगलिंग नारायण ब्रदर्स ने किया था। तो नारायण ब्रदर्स वगैरह के ऊपर केस चले, तो केस में उनको जेल वेल हुई, काफी टाइम तक केस चला। फिर वो अपील में गए हाई कोर्ट में, वहां पे भी उनकी पनिशमेंट वगैरह बरकरार रखी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन जो सीबीआई के फेवर में दिया। तो मेरे ख्याल अब तो नारायण ब्रदर्स वगैरह जो 2 ब्रदर्स थे उनको तो फिर एक्सीडाइट किया, यहाँ पे इंडिया में लेके आए। तो ये तीनों ब्रदर्स को जेल हो गई। अब जेल का मेरे को पता नहीं लग पा रहा कि कितने साल की जेल हुई थी, जजमेंट से मेरे को पता नहीं लगा। लेकिन अब करीब उनमें से जो दिल्ली में था नारायण ब्रदर, वो तो उनकी तो डेथ हो गई है। तो इनमें 3-4 लोग थे, वो तीनों चारों मर गए हैं, इस टाइम नहीं है कोई। जो बालीराम शर्मा थे, एक जज थे,
एक मलिक थे, ये सब गुजर गए। तो और मूर्ति जो है नेशनल म्यूजियम में है। मतलब मुझे लगता है कि जो अमीन के लोग रहने वाले हैं उनके लिए तो खैर इंटरेस्टिंग होगा ही होगा, पर एक जनरल कोई आदमी है उसके लिए भी एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है। क्या ऐसा भी होता है क्या? देखिए, अभी भी कुछ लोग अमीन में ऐसे जो कि ये नहीं मानते कि ये असली मूर्तियां नहीं है, वो अभी भी मान रहे हैं कि असली मूर्तियां हैं ये। मैंने उनको एक दो बार और कहा बीच में, मैं गया कि नहीं असली मूर्ति दिल्ली में रखी हुई है, ये दिखाता हूँ आप लोग। उनको मैंने पिक्चर भी दिखा दी और वो मानने को तैयार नहीं है। और मेरे पास जो पिक्चर है जो मैंने आपको भेजी है, दोबारा भेज दूंगा, वो यहाँ नेशनल म्यूजियम से ली गई है। नहीं, वो जब क्योंकि चोरी हो गई, फिर गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि ये तो हमारा इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, इनको तो गांव में सेफ्टी नहीं है, वहां पे देंगे तो फिर दोबारा चोरी हो सकती है। और फिर एनीथिंग जो कि 100 साल से ज्यादा पुरानी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिलोंग करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बिलोंग करती है, तो उनका राइट है, वो किसी भी चीज को ले जा सकते हैं। और उन्होंने उस एरिया को ना कॉर्डन कर दिया था जहां से मूर्ति निकली थी, तो उधर उन्होंने कॉर्डन कर रखा। खैर उन्होंने अपना जो गांव का किला है उसको भी कॉर्डन कर रखा है, बोर्ड लगा रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, लेकिन वो बोर्ड लगा के चले जाते हैं, आगे कुछ करते नहीं है। अच्छा, आपका जो इंटरेस्ट रहा है वो आर्कियोलॉजी में भी रहा है? मेरा ये आर्कियोलॉजी में ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो गया पिछले 5-7 साल से। उससे पहले तो मेरा आर्कियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर मैंने काफी साइट्स भी विजिट की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इंडिया में भी की है, अब्रॉड भी गया हूँ, मैक्सिको वगैरह में भी गया हूँ। तो वहां पे भी मैंने माया सिविलाइजेशन का देखा है। वाह! तो ये तो इंटरेस्ट हो गया था मेरा। साइंस से तो मेरा कोई इसका कोई मतलब था नहीं। इनफैक्ट मैंने 1 साल की छुट्टी ली थी जब मैं प्रोफेसर था, स्टडी लीव। वो सिर्फ इसलिए ली थी कि मेरे को आर्कियोलॉजिकल साइट्स को स्टडी करना है, तो उसको सबैटिकल बोलते हैं। तो सबैटिकल पे मैंने यही काम किए।